हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम इम्पॉर्टेंट नोट्स ईवीएस और साइंस के देखेंगे जो महा टीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्टैंडर्ड के बुक्स के हैं ये, और इनसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी और हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। बेल आइकॉन को आप हिट कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए। तो सब्सटेंसेस 3 स्टेट में होते हैं, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंपॉर्टेंट है ये, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सॉलिड में कैसे होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड शेप होता है क्योंकि ये बिल्कुल क्लोजली अटैच होते हैं, है ना। लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसीलिए ये रिजिड होते हैं। लिक्विड जो है वो नॉट रिजिड, गैस जो है नॉट रिजिड। इनका फिक्स शेप होता है क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होती है। इनका नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। गैस का भी नो फिक्स शेप है और लिक्विड का भी नो फिक्स शेप है क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर डिस्टेंस पे होते हैं। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है क्योंकि इनका फिक्स शेप है तो फिक्स वॉल्यूम रहेंगे ही। इनका भी लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है क्योंकि थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं। लेकिन गैस का नो फिक्स वॉल्यूम बिकॉज इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो ये तीनों भी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था सबसे पहले, जोजिया विलेट गिब्स। ठीक है, ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, इसको सबसे पहले जो इन्फॉर्म किया था वो किए थे साइंटिस्ट जोजिया विलेट गिब्स ने। इम्पॉर्टेंट है ये अमेरिकन फिजिसिस्ट भी थे, इंजीनियर थे, केमिस्ट थे एंड मैथमेटिशियन भी थे, और 19th सेंचुरी में इनको जीनियस भी कहा गया है। ओके, इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बताए थे। और ये एक और चीज़ के लिए फेमस है, अपनी गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये भी एक याद रखेंगे आप, गिब्स फ्री एनर्जी जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। तो ये हमने देखे कि इसका सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड का नो फिक्स शेप, गैस का नो फिक्स शेप। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये लोग क्लोजली अटैच होते हैं, इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लिक्विड में है ना वो कम होता है, लेस देन सॉलिड्स, और गैस में वेरी लेस। इसीलिए इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में इसका अरेंजमेंट देखा है। इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बहुत कम होती है एक दूसरे के बीच में, इसलिए क्लोजली फिक्स्ड होते हैं ये। और इसमें ज़्यादा होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इसमें मैक्सिमम होती है। तो इस पे इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर स्पेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है थर्मोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोमीटर। द मोर मॉडर्न थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड इन 1709 बाय डेनियल फेरेनेट। ठीक है, डेनियल फेरेनेट ने सबसे पहले 1709 में इन्वेंट किया था थर्मोमीटर। ठीक है, इट वॉज एन अनक्लोज ग्लास ट्यूब डेट हैड अ न्यूमेरिकल स्केल कॉल्ड द फेरेनाइट स्केल। ठीक है, और जो स्केल उस पर बनी हुई थी जो टेम्परेचर को मेजर करने की, उसे फेरेनाइट स्केल कहते हैं। अर्ली वर्जन ऑफ दिस थर्मोमीटर कंटेन अल्कोहल। पहले जो वर्जन था उसमें अल्कोहल था, लेकिन 1714 में फेरेनाइट ने डेवलप अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूजिंग द सेम स्केल। फिर बाद में उन्होंने मर्क्यूरी का यूज़ किया और सेम स्केल को लेके। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले अल्कोहल होता था उसकी जगह पे, अब लेकिन 1714 में मर्क्यूरी रिप्लेस किया गया उसकी जगह। कौन कौन से थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं, तो अभी पहले तो थर्मामीटर जो था मर्क्यूरी का यूज़ होता था, अब डिजिटल थर्मामीटर आ गए थे। फिर उसके बाद अभी जो कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में नॉन कॉन्टैक्ट बॉडी इंफ्रारेड थर्मामीटर आ गए हैं, जिसमें टच नहीं करना पड़ता, हम दूर से ही उसका टेम्परेचर किसी भी इंसान का मालूम कर सकते हैं इंफ्रारेड के थ्रू। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज, कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस किससे मेजर होती है, थर्मोमीटर से। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस को अगर हॉट है या कोल्ड है पता लगाना है तो हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो इनका इन्वेंशन किसने किया था थर्मोमीटर का, डेनियल फेरेनेट ने। इंपॉर्टेंट है। अब वेरियस प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंसेस में, जैसे हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है सब्सटेंसेस की। हम देखेंगे एक के बाद एक डिटेल में सब।
जो हार्डनेस है ना इज मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट सॉलिड मैटर इज टू वेरियस काइंड ऑफ परमानेंट शेप चेंज व्हेन अ कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड। जो फोर्स लगता है तो कैसे उनका शेप चेंज होता है उस पर उनकी हार्डनेस डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा मेटल जो है वो हार्डर होते हैं। और एक फैक्ट है कि बोरॉन नाइट्राइड इज हार्डर देन डायमंड्स, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज एग्जिस्ट। ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड इज द हार्डर, सबसे ज़्यादा हार्डर तो वैसे डायमंड को बोलते हैं, लेकिन उससे भी हार्डर जो होता है वो बोरॉन नाइट्राइड होता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। और मेटल्स जो होते हैं उनमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी है द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट अ डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस और स्ट्रेस एंड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव। जैसे हम कोई चीज़ पर स्ट्रेस देंगे तो वो फ्लेक्सिबल जो रहेंगी, वो इलास्टिसिटी रहेंगी, उसमें वो स्ट्रेस होंगी, लेकिन बाद में जैसे हम वो रिमूव कर देंगे स्ट्रेस को तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज ईजी टू ब्रेक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटलनेस का है, देखिए बिस्किट कितने ईजिली वो ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन अभी आप वही ब्रिज को देखेंगे तो ये ईजिली ब्रेक होगा क्या? नहीं। तो ये ब्रिटलनेस इसमें ज़्यादा है बिस्किट की। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी और मोर प्रिसाइजली द वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फॉर अ प्योर सब्सटेंस द डेंसिटी हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट मास कॉन्सेंट्रेशन। सिंपली जो है डेंसिटी, जो लो डेंसिटी जो रहेंगी लिक्विड की, ठीक है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि अगर लो डेंसिटी है तो वो लाइट वेट होगा और वो ऊपर की तरफ रहेगा, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाई डेंसिटी होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, ऑयल जो है वाटर से लाइट होता है। आप कभी भी अगर ग्लास में ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑयल आपको ऊपर ही मिल जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है, और इट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है विस्कोसिटी। ये भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। फ्लूइडिटी, एबिलिटी टू मिक्स गैसेज एज वेल एज ए लिक्विड्स। फ्लूइडिटी क्या है कि सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो गैस में भी मिक्स हो जाते हैं, लिक्विड्स में। लेकिन विस्कोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लूइडिटी। विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंस टू फ्लो, कितने टाइम लेके वो फ्लो करता है। आप देख रहे हो पानी का इजीली फ्लो होता है ना, सेकेंड्स में वो फ्लो हो जाता है, लेकिन अभी उसी आगे इसके अपोजिट में हम हनी लेंगे तो हनी का एक ड्रॉप गिरने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत थिक होता है और इसका जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो जो है ज़्यादा होता है ना, थिक होने की वजह से टाइम ज़्यादा लेता है। तो ये इसकी विस्कोसिटी है। ठीक है, और ये डिक्रीज हो सकती है टेम्परेचर, अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो विस्कोसिटी विल डिक्रीज। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे। तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है हम जब टेम्परेचर उसमें को देते हैं तो। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी भी एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, क्योंकि उसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से। सबसे सिंपल है कि मटेरियल दैट अलाउ नियरली ऑल लाइट टू पास थ्रू क्लियर विंडो ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट। उसके साथ आप ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है? डेट अलाउ सम लिटिल लाइट टू पास थ्रू इट, थोड़ी सी लाइट को पास करने की अलाउ परमिशन देता है ये। जिस पर ट्रांसपेरेंट जो होता है वो उसमें से पूरी लाइट इजीली पास हो जाती है, इसमें कम होती है, इसलिए इसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। फ्रोस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कंप्लीट लाइट का फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरी लाइट फ्लो हो जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। ओके, नेक्स्ट है ओपैक, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है, वुड, मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ नो लाइट पासिंग थ्रू इट, है ना। इस वुड जो है और मेटल से जो है लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है, ओपैक मटेरियल होते हैं, यहाँ से ये पूरा ब्लॉक कर देते हैं, है ना, लाइट को पास नहीं होने देते। तो ये तीनों भी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक, ये भी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी है। चलो, सब्सटेंसेस एंड सराउंडिंग्स, इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, अब ये कन्वर्जन हो रहा है ना, सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में। अगर सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे सब्लिमेशन का।
सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग का टेम्परेचर हम उसकी दे रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर हम तो सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हो तो वो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके वो लिक्विड, जिसका सिंपल एग्जाम्पल आइस क्यूब, ठीक है। अगर हम उसको हीट बढ़ाएंगे तो मेल्ट होगा और लिक्विड बन जाएगा। अब इस लिक्विड को अगर हम और हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो ये बॉईल होके वेपर्स बन के गैस बन जाएगा, ठीक है। अब यही गैस को अगर हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे, अब क्या कर रहे हैं हम, नीचे की साइड में डिक्रीजिंग टेम्परेचर है, अब इस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये कौन से प्रोसेस में जा रही है, कंडेंस हो रही है। कंडेंसेशन के बाद ये लिक्विड बन रही है, फिर इसी लिक्विड को और कम टेम्परेचर करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो फ्रीज हो जाएंगी, फ्रीज होके वो सॉलिड बन जाएंगी। इसका सिंपल है कि गैस से बनेगा पानी, लिक्विड, और पानी से बनेगा फिर से आइस, ठीक है, सॉलिड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिपोजिशन, ठीक है। गैस ठंडी होके क्या बनेगी, लिक्विड, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और अगर डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो फ्रीजिंग हो जाएगा और वो बन जाएगा सॉलिड, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डिपोजिशन। यहाँ से जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का गैस में, वो है सब्लिमेशन, और डायरेक्ट गैस से लिक्विड सॉलिड बन रहा है, यानी गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा है। यहाँ पे वाली स्किप हो जा रही है स्टेप, डायरेक्ट गैस है और गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रही है सॉलिड में, तो ये है डिपोजिशन। और यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड, डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो है सब्लिमेशन। ये चारों 5-6 प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। इसमें इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट का, सॉलिड लिक्विड में होगा, लिक्विड गैस में होगा, गैस सॉलिड में होंगी, सॉलिड गैस में होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस आपको समझना ज़रूरी है, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस हमने देखा, जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो नौसादर है वो लिया गया है चाइना डिश में, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर दिए बाद क्या हो रहा है कि ये जो सॉलिड है ना, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ कॉटन प्लग पे इसके वेपर्स हमको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इसके गैस वेपर्स हमको यहाँ मिलते हैं, यानी सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें सॉलिड डायरेक्ट हीट दिए बाद डायरेक्ट गैस वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉयल व्हाइल हीटिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट कंडेंस, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अगर लिक्विड का, वो इक्वल्स होता है कंडेंसिंग, जब जहाँ से वो ठंडा होना स्टार्ट होता है ना, तो वो पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कंडेंसिंग पॉइंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ से लिक्विड फ्रीज होना शुरू होता है ना, बर्फ बनना स्टार्ट होती है, वो पॉइंट है इक्वल्स किसके, मेल्टिंग, जहाँ से वो मेल्ट होना शुरू होता है। ये दोनों भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कंडेंसिंग पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज में आते हैं। कुछ टेम्परेचर की रीडिंग्स है जो इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूज़, जैसे बॉइलिंग वाटर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और फ्रीजिंग जो होता है वाटर का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एयर का विंटर में नाइट में क्या हो जाता है टेम्परेचर, लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस, और समर में एयर का आफ्टरनून में कितना हो जाता है टेम्परेचर, ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज के अंदर क्या होता है टेम्परेचर, लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ्रिज में। इनसाइड द फ्रीजर अगर हम ऊपर वाला साइड देखें फ्रीजर वाला, तो वहां पे लेस देन -18 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है कि फ्रीजर का टेम्परेचर क्या होता है, फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, एयर का आफ्टरनून में टेम्परेचर क्या होता है, एयर का विंटर नाइट में क्या होता है ना। बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो है वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस्टर होता है, हार्डनेस होती है, मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, इंपॉर्टेंट है।
शाइन भी करते हैं मेटल, है ना, गोल्ड है, आयरन है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। डक्टिलिटी जो है इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि डक्टिलिटी इज अ सॉलिड मटेरियल एबिलिटी to deform under tensile stress. This is often characterized by the material's ability to be stretched into a wire, है ना। तो डक्टिलिटी क्या है कि कोई भी सब्सटेंसेस अगर वायर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो उनकी ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स में होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में एक और चीज़ आ जाती है, वो है मेलिएबिलिटी, कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप मेटल्स आर मेलिएबल दैट इज दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। हैमर करके हम उनकी शीट्स बना सकते हैं और वो ब्रेक भी नहीं होते। ये एक उनकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड when it is tapped on a harder surface is termed as sonority। अगर आप देखिए बेल है, यहाँ पे बेल को अगर आप बजाते हो जोर से तो ये सोनोरिटी साउंड क्रिएट करता है मेटल, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं सोनोरिटी। डक्टिलिटी, सोनोरिटी, मेलिएबिलिटी, ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, ठीक है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। दे फॉर्म कैटायंस, मेटेलिक लस्टर होता है इनमें, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी जल्दी से गर्म हो जाते हैं मेटल्स। आप देखे होंगे आयरन का अगर आप पैन यूज कर रहे हो तो अगर आप उसको हीट देते हो तो पूरा का पूरा पैन हीट हो जाता है ना, तो गुड कंडक्टर होता है वो हीट का। मेलिएबल भी होते हैं, शीट्स बन जाती है, डक्टाइल होते हैं, इनके वायर्स बन जाते हैं, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जल्दी से मेल्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। मोस्ट सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। सोनोरस होते हैं, मीन साउंड क्रिएट करते हैं, अगर आप टैप करोगे तो साउंड क्रिएट होगा लाउड। अब नॉन मेटल्स में क्या होता है, ये कटायंस बनाते हैं और ये अनायंस बनाते हैं। इनका कलर डल होता है, कलरलेस होते हैं, कुछ कलरफुल भी होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड और गैस के स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और नॉट सोनोरस। तो ये मेटल और नॉन मेटल की डिफरेंस आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी सब्सटेंसेस इन डेली यूज, तो नेचुरल भी होते हैं कुछ सब्सटेंसेस और कुछ मैन मेड होते हैं। नेचुरल में अबायोटिक और बायोटिक आ जाते हैं, ठीक है। बायोटिक मीन्स जो हम प्लांट से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं, है ना। और मैन मेड जो होता है वो प्लास्टिक होता है। अच्छा, प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं हमको, जैसे कॉटन, रबर, पेपर। एनिमल से क्या मिलेगा हमको, लेदर। तो ये इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, कि नेचुरल होते हैं सब्सटेंसेस और मैन मेड भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल में अबायोटिक हो जाते हैं और कुछ होते हैं बायोटिक, जो प्लांट और एनिमल से मिलेंगे। जो लिविंग थिंग्स से मिलेंगे हमको बायोटिक होते हैं, जो नॉन लिविंग से मिलेंगे वो अबायोटिक होते हैं। और मैन मेड जो होते हैं वो मैन जो बनाते हैं जिनको, जैसे प्लास्टिक हो गया। अब हम देखेंगे फाइबर का क्लासिफिकेशन। नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरली जो प्लांट से मिलेंगे और नेचुरली जो एनिमल्स से मिलेंगे। प्लांट से कॉटन, फ्लैक्स, कॉयर, जूट, इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल्स। एनिमल से वूल एंड सिल्क मिलता है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मैन मेड फाइबर होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, रेयन, एक्रिलिक, ठीक है, ये सारे जो है सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल है रबर। रबर जो है नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है और आर्टिफिशियली भी। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्री, ठीक है, जो ट्री का सैप होता है ना, उसी से नेचुरल रबर बनता है। दिस सैप इज कॉल्ड लेटेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सैप को जो ट्री से निकलता है उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स। इसी से रबर बनता है। रबर हैज अ पिक्यूलियर अडर एंड इट इज व्हाइट इन कलर। ये जो है नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी है कि वो पिक्यूलर होता है, अडर उसकी बहुत पिक्यूलर होती है और व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, अब वल्कनाइजेशन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कैसे होता है। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर। किसके साथ हीट करते हैं हम रबर को, सल्फर के साथ। इंपॉर्टेंट है ये। फॉर 3 to 4 hours, 3 से 4 घंटे सल्फर ऐड करेंगे उसमें रबर में और उसको हीट करेंगे टू गिव हार्डनेस टू रबर। जो जो नेचुरल रबर होता है ना वो लिक्विड फॉर्म में होता है, सैप के फॉर्म में होता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। उसको सल्फर के साथ जब हम हीट करते हैं तब उसमें हार्डनेस आती है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोसेस किया हमने नेचुरल रबर पे।
The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose for which the rubber will be used. Eraser rubber, rubber balls, rubber toys all have varying proportion of sulfur. तो सल्फर की जो क्वांटिटी वो डिसाइड करेंगी कि रबर कितना हार्ड होना चाहिए. इरेजर का रबर सॉफ्ट होता है, रबर बॉल्स जो है थोड़ा हार्ड होते हैं, रबर टॉयज होते हैं हार्ड होते हैं. ठीक है, तो सल्फर के प्रोपोर्शन पे ही रबर की हार्डनेस डिपेंड करती है. कितना सल्फर अमाउंट में हम डाल के हीट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है. द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल इन द रबर बैंड्स. जो रबर बैंड्स होते हैं ना हमारे, उसमें बहुत कम होती है सल्फर का प्रोपोर्शन. ठीक है, तो सबसे पहले चार्ल्स गुडियर piled a mixture of rubber and sulfur on a burning stove. After the stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder. ठीक है, तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो रबर को हार्ड बनाने का किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने. ये इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम चार्ल्स गुडियर. ठीक है, ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे एंड इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन. और बाद में आगे चल के ये प्रोसेस क्या कहलाया? रबर को सल्फर के साथ हीट करने का वल्कनाइजेशन. इस पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इम्पॉर्टेंट है. किसने इन्वेंट किया था? गुडियर ने, चार्ल्स गुडियर. हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड देयरफॉर ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन. तो इसके फिर ये प्रोसेस जब इन्वेंट हो उसके बाद हार्ड टायर बने, जो जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को बहुत ईजी कर दिया. ठीक है, रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग लेटेक्स. देखे हमने कि सैप निकलता है ट्रीज से, वो जिसे लेटेक्स कहते हैं, वहीं से रबर बनता है. और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है ये? ब्राज़ील में. ठीक है, ब्राज़ील में. इंडिया में कहाँ मिलता है ये? इन इंडिया मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इन केरला. ये भी इंपॉर्टेंट है, केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. और बोटानिकल नेम है रबर का हीविया ब्रासिलिनियसिस. ठीक है, हीविया ब्रासिलिनिसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोटानिकल नेम है. इंडिया में केरला में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रबर का, और अगर इंडिया के बाहर देखें तो ब्राज़ील में. ठीक है, in India the first factory to manufacture newsprint paper, ठीक है, to be used for newspaper was established at नेपानगर in मध्य प्रदेश. तो सबसे पहले, अब ये जो न्यूज़पेपर जो पेपर बनता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूज़पेपर के लिए यूज़ होता है, दूसरे पर्पस के लिए जो पेपर्स यूज़ होते हैं, तो उसकी सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ थी? नेपानगर मध्य प्रदेश में 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी. पेपर इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर एट सोनगढ़ इन गुजरात. सोनगढ़ गुजरात में भी है. इन महाराष्ट्र देयर इज अ पेपर फैक्ट्री एट बालापुर नियर चंद्रपुर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र में है. कहाँ बनती है पेपर फैक्ट्री? बालापुर जो है चंद्रपुर के पास, महाराष्ट्र में. और गुजरात में कहाँ है? सोनगढ़ में. और मध्य प्रदेश में कहाँ है? नेपानगर में. ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ न्यूज़पेपर की फैक्ट्री है, न्यूज़ जो पेपर्स बनते हैं उसकी फैक्ट्री है. नेक्स्ट है हमारा सिल्क इज अ नेचुरल थ्रेड. ठीक है, ये जो है नेचुरल है सिल्क, और फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम. अच्छा, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम वन ककून 500 मीटर्स टू 1300 मीटर्स ऑफ थ्रेड कैन बी ऑप्टेन. एक ककून, सिंगल ककून जो होता है ना सिल्क वॉर्म का, उससे 500 मीटर से लेकर 1300 मीटर्स तक थ्रेड निकलता है. बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी. और इट इज सैड दैट सिल्क वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल इन चाइना. और सबसे पहले चाइना में ही सिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. नाउ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं. हम नेचुरल जो होते हैं वो नेचुरली हमको मिल जाते हैं, जैसे कॉटन वगैरह. बट सिंथेटिक जो ये मैन का बनाता है, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया. पॉलिस्टर में टर्लिन हो गया, पेट हो गया, ये जो है सारे सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल. अब नायलॉन क्या है? नायलॉन और रेयॉन, टर्लिन, एक्रेलिक आर ऑल आर सिंथेटिक थ्रेड्स. ठीक है, ये हमें देखे अभी कि ये सारे सिंथेटिक है, यानी मैन मेड है. सबसे पहले नायलॉन देखेंगे. दीज थ्रेड्स वर इन्वेंटेड एट द सेम टाइम इन न्यूयॉर्क एंड लंदन. लंदन में भी इन्वेंट हुए और न्यूयॉर्क में भी, इसलिए न्यूयॉर्क का NY लिया गया और लंदन का LON, और ऐसा बना नाम नायलॉन. न्यूयॉर्क एंड लंदन का मिक्स करके जो नाम बना है वो है नायलॉन. ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी जगह एक ही सेम टाइम पे इन्वेंट हुआ ना, इसलिए.
नायलॉन थ्रेड्स हैव अ शाइन एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस। शाइन भी था, ये स्ट्रॉन्ग भी थे, ट्रांसपेरेंट भी थे, और इसमें वाटर रेजिस्टेंस की भी प्रॉपर्टी थी। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, फिशिंग नेट्स, रोप्स एटसेट्रा। ठीक है, ये मैनमेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नाम क्यों बना? क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में इन्वेंट हुआ एक साथ एक ही टाइम पे, इसलिए नायलॉन नाम रखा गया। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ट्रांसपेरेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है और शाइन भी करते हैं। कहाँ यूज होते हैं? क्लोथ्स में, फिशिंग नेट्स में, रोप्स में। नेक्स्ट है रेयॉन। कॉटन एंड वुड पल्प इज डिजोल्व इन अ केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH। इसमें कॉटन और वुड के पल्प को डिजोल्व किया जाता है टू मेक अ सोल्यूशन। Threads are obtained from this solution with the help of machine. As these threads have a shine and strength, they are said to be synthetic silk. Synthetic silk भी कहते हैं रेयॉन को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सिल्क जो है सिंथेटिक, जो मैनमेड सिल्क है वो कौन सा है? रेयॉन। दे अपीयर टू बी शाइनिंग ब्राइट लाइक द सन रेज, हेंस दे वर नेम्ड रेयॉन। ठीक है, सन रेज की तरह शाइन करता है, इसलिए रे से सन की रे से बना रेयॉन। Dacron, terline and terine. Various hydrocarbons obtained from mineral oils are used to make polymer chains. A solution of such a polymer is passes through a strainer with fine holes. The fibers formed after cooling are long unbroken thread. These threads are twisted to obtain yarn. Different types of chemicals are used to make threads of various properties. ठीक है, तो इनको क्या क्या का नाम दिया गया? डेक्रॉन, टर्लिन, टेरिन। तो ये भी सारे जो है सिंथेटिक फाइबर है जो हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं। जो मिनरल ऑयल्स जब हम बनाते हैं उस टाइम पे ये हाइड्रोकार्बन जो मिलता है उससे ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है? जो मिनरल ऑयल से हमको सब्सटेंस मिले। पॉलीमर चेन जो होती है लॉन्ग कंटिन्यूस चेन होती है, फॉर्म बाय स्मॉल इंटरलिंकिंग केमिकल यूनिट। एक इंटर यूनिट लिंक केमिकल यूनिट्स की होती है, जैसे एक यूनिट फिर दूसरा, उससे बनता है पॉलीमर चेन। जैसे ये एक यूनिट है, फिर उसको इंटरलिंक करेंगी दूसरी चेन, फिर दूसरा यूनिट, ऐसा करके पॉलीमर चेन बनता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे पॉलीमर चेन। नाउ रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क हमने देख लिए। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक, सेम सिल्क की जैसी प्रॉपर्टी होती है, जो ककून से, सिल्क वॉर्म से मिलता है ना सिल्क, वही प्रॉपर्टी होती है रेयॉन में, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा शाइन होता है, इसलिए इसको रेयॉन कहते हैं। ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। किसके साथ ट्रीटमेंट होता है वुड पल्प का? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना ज़रूरी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको NaOH भी कहते हैं, है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ रिएक्शन ट्रीटमेंट करके ही बनता है रेयॉन। चीपर देन सिल्क, सिल्क से चीपर होता है, सिल्क बहुत कॉस्टली होता है, ये रेयॉन जो है चीपर होता है। कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, बहुत सारे कलर में डाई कर सकते हैं हम। कैन बी विथ मिक्स विथ कॉटन बेडशीट्स और विथ वूल, तो कॉटन के साथ भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, वूल के साथ भी कारपेट बनाने के लिए हम इसको मिक्स कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है रेयॉन। एक्रिलिक, एक्रिलिक जो है ना सॉफ्ट वार्म वूल लाइक, ये जो है ना ये सिंथेटिक वूल होता है। जैसे हमारा जो वूल मिलता है हमको एनिमल्स से, वो जो होता है वो नेचुरल वूल होता है, लेकिन एक्रेलिक जो है ये मैन मेड वूल है। ठीक है, वूल की जैसी सारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। लाइट वेट रहेगा, रेजिस्टेंट, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे इसमें, रेजिस्टेंट टू सनलाइट नहीं जाएंगी, केमिकल्स, ऑयल्स, ठीक है, ड्राइज, क्विक, रिटेन्स शेप। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो एक्रेलिक की है। पुअर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सरफेस टेंस टू पिल, बिल्ड्स अप स्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसको अगर आप रब करेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इसमें। डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, पानी इसमें से पास नहीं होता, तो इसलिए मशीन वॉश, ड्राइबल और यूज़ फैब्रिक सॉफ्टनर टू रिड्यूस स्टैटिक, इसलिए इसको बिल्कुल हल्की सी मशीन वॉश देते हैं, और बिल्कुल जैसे जो वॉशिंग पाउडर और जो आती है ना लिक्विड, उसमें से फैब्रिक सॉफ्टनर इसमें यूज़ किया जाता है। अगर हार्ड हम लोग लेंगे वॉशिंग सोडा तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको धोते टाइम केयरफुल रहना पड़ता है। ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये जो है प्लास्टिक है जो हार्डवेयर्स में जो पाइप्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो PVC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड।
बीपीए फ्री प्लास्टिक जो होता है वो फूड, जैसे टिफिन बॉक्सेस, पानी की वाटर बॉटल्स में जो ये वाला प्लास्टिक यूज होता है जो नो बाइसिफिनॉल होता है जिसमें, ठीक है। बीपीए फ्री का जो फुल फॉर्म है ना, बाइसिफिनॉल फ्री, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक होता है, इसलिए फूड के लिए, टिफिन बॉक्सेस के लिए, वाटर बॉटल्स के लिए बीपीए फ्री प्लास्टिक यूज करते हैं। जिस पर हार्डवेयर के टूल्स के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज करते हैं। नाउ आवर स्केलेटल सिस्टम, तो आवर स्केलेटल सिस्टम में है स्कल, ठीक है, स्कल है, ह्यूमरस है, अल्ना, पेल्विस, तिबिया, फिब्यूला, फीमर, रेडियस, रिब, स्कैपुला, ये सारे इसके स्केलेटल सिस्टम के पार्ट है। डिटेल में हम सब चीज़ें, तो हमारे जो मेजर टाइप्स की जो बोन्स होती है ना पूरे स्केलेटल सिस्टम में, 4 टाइप्स की होती है, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, स्मॉल बोन एंड लॉन्गेस्ट बोन। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। फ्लैट बोन्स जो होती है वो फ्लैट होती है, जो ये स्टर्नम है ना, ये फ्लैट बोन है हमारी, ओके। इरेगुलर बोन्स जो ये स्पाइनल कॉर्ड की जो ये रिब वर्टिब्री होती है ना, इरेगुलर बोन्स होती है, किसी का शेप छोटा किसी का बड़ा होता है। स्मॉल बोन जो होती है ईयर बोन होती है, यहाँ पे होती है, ईयर के अंदर साइड में होती है वो, उसको स्टेप्स भी बोलते हैं। और लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ये फीमर, ठीक है, ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है। 2 टाइप के स्केलेटन होते हैं, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें आ जाते हैं हमारे दोनों हैंड्स, दोनों लेग्स और ये हिप का पूरा पार्ट, ठीक है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और एक्शियल स्केलेटन में आ जाता है हमारा स्कल, रिब केज और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये तीनों से मिलके बनता है हमारा एक्शियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन दोनों हाथों और दोनों पैरों से मिलके बनता है। और टोटल कितनी बोन्स होती है ह्यूमन बींग्स में? 206, ठीक है, 206 बोन होती है। एक्शियल स्केलेटन में हमने देखे कि स्कल होता है, स्कल की जो बोन्स होती है वो टोटल होती है, फेस बोन और स्कल हेड बोन मिला के पूरी टोटल होती है ये स्कल की बोन्स, ठीक है। तो और फिर इसमें आ जाता है रिब केज, जो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है इसमें, यानी 12 पेयर, यानी एक पेयर ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, ऐसा करके पूरे 12 पेयर्स होते हैं। टोटल 24 बोन्स होती है रिब की, ठीक है, 12 पेयर यानी 24 बोन्स। और ये सेंटर की ये स्टर्नम होती है, इसको मिला के बनता है 25, ठीक है। तो ये 24 + 1 हो जाएंगे, 25 बोन होती है रिब केज में। इम्पॉर्टेंट है ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होके 24 और +1 ये है सेंटर की स्टर्नम। जो है फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है रिब केज से, है ना, फ्लोट करती रहती है, दो पेयर जो है वो फ्लोट करते हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, नंबर 11 और नंबर 12 वाली, ठीक है। फॉल्स रिब्स जो होती है वो डायरेक्टली जो है रिब केज से अटैच नहीं होती, इनडायरेक्टली अटैच होती है दूर से, इसलिए उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच होती है ना, जो रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम को जाके अटैच होंगी वो होंगी ट्रू रिब्स, ठीक है। तो कौन कौन सी है ट्रू रिब्स? 1 to 7 जो है वो ट्रू रिब्स है, जो डायरेक्टली स्टर्नम को अटैच है। 8, 9, 10 जो है वो फॉल्स रिब्स है, क्योंकि ये स्टर्नम को अटैच नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली दूर से स्टर्नम को अटैच है, यहाँ डायरेक्टली नहीं है, यहाँ तक ही अटैच है ये। जो डायरेक्टली अटैच है वो है हमारी ट्रू रिब्स, बीच में स्टर्नम, और जो 2 फ्लोटिंग रिब्स है, ये 2 पेयर है फ्लोटिंग रिब्स के, टोटल 4 फ्लोटिंग रिब्स है, ओके। तो ये ऐसा करके हमारा पूरा रिब केज बन जाता है, जो कि एक्शियल स्केलेटन का पार्ट है। स्कल जो है हमारा हेड, उसमें होती है टोटल 22 बोन्स, ये भी क्वांटिटी याद रखेंगे। 8 बोन्स हेड की होती है और 14 बोन्स फेस की होती है, ठीक है। तो ऐसा टोटल मिला के 22 बोन्स का हमारा स्कल होता है। रिब केज हमने देख के 25 बोन्स का होता है, जिसमें सेंटर की बोन जो होती है स्टर्नम होती है, और यही फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है स्टर्नम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में 33 बोन्स होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये हमारी जो पूरी स्पाइन है ना, वर्टिबल कॉलम जो है,
पूरा वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होती है। इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है क्योंकि सबके शेप अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो स्कल, रिब केज और स्पाइन यानी बैक बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये तीनों से मिलके बनता है हमारा एक्सियल स्केलेटन। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्री अलग अलग टाइप की होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री, सैक्रम एंड कॉकिक्स। ठीक है, तो ये कॉकिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है ना, इसका ज़्यादा दिन तक टाइम यूज़ में नहीं आता है, वो यूजलेस हो जाता है ये पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिब्री का। ये सारी इरेगुलर है, तो इरेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ 33 बोन्स है। देखिए यहाँ पे ये इसकी क्वांटिटी पूछता है पेपर में कि कितनी वर्टिब्री है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में। 33 बोन्स होती है। ये देखिए अलग अलग शेप की होती है, इसलिए इरेगुलर बोन्स भी कहते हैं इन वर्टिब्री को। नेक्स्ट है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो स्केलेटन है ना, एक एक्सियल देखे हमने अभी और ये दूसरा है अपेंडिकुलर। इसमें 126 बोन्स होती है टोटल। तो इसमें हमारे दोनों हैंड्स आ जाते हैं और दोनों लेग्स की बोन्स। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या आता है, मूवमेंट, जो हमारे हाथ और आर्म से और लेग से हम जो मूवमेंट करते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। और गर्डल्स, गर्डल मीन्स ये शोल्डर वाला पार्ट दोनों भी, और ये हिप गर्डल, ये भी इसमें इंक्लूड होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स देख लेते हैं। ये है हमारा हिप का गर्डल है ना, हिप गर्डल है ये। और ये है हमारी फीमर, दो फीमर्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बीइंग की। फिर है यहाँ पे पटेला आ जाता है जो नी जॉइंट है। फिर दो ये जो टिबिया एंड फिब्यूला लेग्स की है, एक है टिबिया बड़ी वाली और ये छोटी वाली है फिब्यूला। ठीक है, फिर यहाँ पे है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, एंड जो फिंगर्स होती है ना हमारी पैर की, उसको बोलते हैं फैलेंजेस। ठीक है, हैंड्स में भी सेम ऐसी ही रहेगा अरेंजमेंट, लेकिन इसके नेम्स अलग होते हैं। यहाँ पे फीमर बोलते हैं बोन को, हैंड की जो बोन होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ दो ह्यूमरस होंगी, ये होगा हमारा एल्बो जॉइंट। ठीक है, और ये है हमारी एक अल्ना एंड रेडियस। यहाँ पे इसको टिबिया एंड फिब्यूला बोलेंगे लेग में, और यहाँ हैंड में बोलेंगे इसको रेडियस एंड अल्ना। फिर होते हैं हमारे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और फिंगर्स की जो बोन होती है उसको कहते हैं फैलेंजेस। यहाँ पे होते हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल लेग्स में, और इसको फिंगर की बोन को फैलेंजेस ही बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों भी चीज़ें है ना, शोल्डर का गर्डल और हिप गर्डल मिला के दोनों बोन्स और दोनों लेग्स और दोनों हैंड्स की जो बोन्स का पूरा सेट अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, अब हम जॉइंट्स देख लेंगे। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मूवेबल जो मूव करेंगे, और कुछ होते हैं इमूवेबल। तो मूवेबल जॉइंट्स में हमारे आर्म्स एंड लेग्स आ जाएंगे, यानी हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन आ जाएगा पूरा जो मूव करता है। इमूवेबल जॉइंट में हमारे स्कल की बोन आ जाएंगी, क्योंकि हमारा स्कल की बोन्स है ना ये वाली टोटल 22 जो है, ये मूवमेंट नहीं करती एक्सेप्ट दिस लोअर जॉ। लोअर जॉ जो होता है वो मूवमेंट करता है, तो इसमें सारी मूवेबल है स्कल की बोन में, लेकिन जो लोअर जॉ है वो इमूवेबल है। तो ये बात याद रखेंगे, लोअर जॉ जो है मूवेबल बोन है, इसमें एक्सेप्शनल है यहाँ पे। नेक्स्ट है ये, अब पहला जॉइंट हम देख लेंगे, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर का। दो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं हैंड्स में। ठीक है, और फिर दो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं यहाँ हिप्स में। ये दोनों, ये जो है 1 2 3 4 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, फिर है हमारा ये हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है ये वाला है, नी वाला जॉइंट, ये हिंज जॉइंट है। और यहाँ पे एल्बो का, ये भी हमारा हिंज जॉइंट है। और यहाँ पे होता है हमारा पाइवट जॉइंट, जो जहाँ से हमारा हेड जो है वो रिब केज से अटैच होता है ना, ये पाइवट जॉइंट है। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं तो दो टाइप्स के जॉइंट्स देखे हमने, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल में हमारे दोनों लेग्स एंड हैंड्स वाले जॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। और इमूवेबल जॉइंट्स में आ जाता है हमारा स्कल का जॉइंट, है ना, एक्सेप्ट दिस लोअर जॉ। ना इमूवेबल जॉइंट में हमें अभी देखे कि ये जो स्कल के जॉइंट्स है सारे इमूवेबल है, जिसको सूचर्स भी कहते हैं, ओके। और ये जो लेकिन एक्सेप्शनल है लोअर जॉ, जिसको मैंडिबल कहते हैं ना, मैंडिबल भी बोलते हैं लोअर जॉ को, क्या कहते हैं, मैंडिबल। ये बात याद रखेंगे कि इसको मैंडिबल भी कहते हैं। इसका अल्टरनेट नेम भी याद रखना ज़रूरी है, लोअर जॉ को हम कहते हैं मैंडिबल, ठीक है। तो ये जो है ये मूवमेंट करता है, इसमें एक्सेप्शन है ये। बाकी सारे जॉइंट जो है इमूवेबल जॉइंट है स्कल के। कितने बोन्स होती है इसमें, टोटल 8 एंड 12, 8 एंड 12, 22 बोन्स का हमारा स्कल होता है। नेक्स्ट है हमारा जो ये फिक्स जॉइंट होते हैं स्कल के, अभी देखे हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, 2 शोल्डर के, 2 हिप के, फिर यहाँ पे एल्बो का हिंज जॉइंट, और नी जॉइंट भी है, तो वो जो होता है हिंज जॉइंट ही होता है, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट होता है यहाँ पिक्चर में दिख सकता है, यहाँ बॉल एंड सॉकेट दिख रहा है और हिंज जॉइंट जो है दिख रहा है आपको, इस टाइप से होता है। इसकी मूवमेंट 180 डिग्री होती है, हिंज जॉइंट की कितनी होती है, 180 डिग्री, जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट जो होती है वो 360 डिग्री होती है। मेजर डिफरेंस है बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट का, कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है 360 डिग्री पे मूव कर सकते हैं, जबकि हिंज जॉइंट जो है 180 डिग्री पे ही मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारे हैंड्स में जो हमारा पाम होता है ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस का, या टार्सल, मेटाटार्सल, और यहाँ पे जो हमारा फैलेंजेस है, तो ये लेग्स के और हैंड्स के जो पाम है हमारे, वो उसमें रिस्ट में, एंकल में, और जो हमारी वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्री है, इसमें सब में ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। क्या अलाउज सम मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन वेयर बाय बोन स्लाइड अलोंग ईच अदर। तो ये मूवमेंट तो पूरी करेंगे, लेकिन जो बोन से एक दूसरे पर स्लाइड करती है, इसलिए ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं इनको। याद रखेंगे एग्जाम्पल, रिस्ट, एंकल एंड वर्टिब्री। पाइवट जॉइंट हमने बताया, जहाँ से हमारा हेड और वर्टिबल कॉलम अटैच होता है, उसको पाइवट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। बैकवर्ड टर्न द हेड टू राइट एंड लेफ्ट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स करते हैं ये। ना स्मॉलेस्ट बोन जो होती है ना, वो उसका नाम हमेशा पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में, स्टेप्स कहते हैं उसको। 0.28 सेंटीमीटर की बहुत छोटी होती है, देखिए यहाँ होती है ईयर में, यहाँ आपको लोकेशन दिख रहा है उसका, और इसको अगर आप निकालें बाहर तो ये देखिए कितनी छोटी है ये होती है स्टेप्स, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। उसको स्टिरअप भी कहते हैं, दोनों भी नाम याद रखेंगे, स्टेप्स एंड स्टिरअप। और लॉन्गेस्ट बोन और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो है वो है फीमर, थाई बोन भी कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। तो ये दोनों भी स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, दोनों बोन्स आपको याद रखना ज़रूरी है। स्किन की लेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है। एपिडर्मिस, पहली जो लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस होती है, दिख रही है आपको, ठीक है, ये एपिडर्मिस। फिर होती है डर्मिस, जहाँ से हेयर फॉलिकल के लिए, दिख रहे हैं आपको हेयर फॉलिकल, यहाँ से डर्मिस में से निकलता है हमारी स्किन में से। और लास्ट है सबक्यूटिस, हाइपोडर्मिस भी जिसको कहते हैं। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किन से रिलेटेड, जो है मेलानिन, ठीक है। ये डिसाइड करता है फेयरनेस, कितना फेयर है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फेयरनेस डिसाइड करता है, जिसकी स्किन में मेलानिन की क्वांटिटी ज़्यादा होंगी उनकी स्किन उतनी ही डार्क होंगी, जिसमें कम होंगी वो फेयर होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेलानिन, कि अल्ट्रावायलेट रेज से, सन रेज से, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना स्किन में, सन की, सन रेज, जो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्किन कैंसर्स वगैरह नहीं होते। तो अगर डार्क स्किन है तो ये एडवांटेज है, क्योंकि उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, और स्किन कैंसर और स्किन से रिलेटेड जो डिसीजेज है उसके होने के चांसेस कम होते हैं। तो मेलानिन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, सन रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। प्लस हमारी स्किन को फेयरनेस और डार्कनेस भी मेलानिन से ही
मिलता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? एपिडर्मिस में। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस है ना हमारी फर्स्ट लेयर स्किन की, यहाँ पे मेलानिन प्रेजेंट होता है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई इंसान का फेयरनेस कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करता है मेलानिन, जो स्किन एपिडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करेगा फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, सारी इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्विक इसको देख लीजिए एग्जाम से पहले, बहुत यूजफुल है। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।